Question first is calculate wavelength of spectral lines. Calculate wavelength of spectral lines obtained in spectrum of Li2 plus ion when the transition takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 2. क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर निकाल पाओगे। लिथियम फर्स्ट आयन लिखा है, Li2 plus ions, 2 plus। प्रतीक वासु को भी इन्फॉर्म कर दो, ये ज्वाइन जल्दी करिए, 30 सेकंड्स दिए। देखिए मुझे लगता है आप में से कईयों ने ट्राई कर लिया होगा, हो पाया कुछ समझ आया क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है ये? देखो अगर थोड़ा सा बेसिक मैथ्स आप यूज करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। उसने कहा हमें वेवलेंथ निकालनी है उस स्पेक्ट्रल लाइंस की जो कि लिथियम 2 प्लस आयन बना रहा है, कब? जब ट्रांजिशन हो रही है दो लेवल्स के बीच में, और वो कौन से दो लेवल है बताया नहीं, लेकिन ये कह दिया कि ऐसे दो लेवल्स जिनका सम कितना है 4 और जिनका डिफरेंस कितना है 2। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो गया मैथ्स के हिसाब से। आप बोल दो लेट वन लेवल इज n1 अदर लेवल इज n2। तो एक क्वेश्चन कह रहा है n1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी है 4, और सेकंड पार्ट क्या कह दिया उसने, n1 माइनस n2 की वैल्यू कितनी है -n2 2 है। अब मैं n1 प्लस n2 और n1 माइनस n2 से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? दोनों की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल एलिमिनेशन मेथड है। तो क्या कट गया, ये कट गया, n1 3 आ गया, n1 6 हो गया, n1 3 आ गया, n2 1, और n2 कितना हो गया 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 होता है, तो n2 हो गया 1। कितने लोगों को ये समझ आ गया n1 3 और n2 4? प्लीज रेज योर हैंड। आ गया सर। सबको समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, आई बिलीव, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होना है। मोनिका ये समझ आ गया? मोनिका इज इट क्लियर? अब हमें n1 चल गया पता, n2 चल गया पता, तो उसके आगे का काम तो बहुत ही आसान है। कल सीखा था हम लोगों ने। पहले क्या निकालना है आपको? वेवलेंथ निकालनी है। तो बेसिकली वही न्यू बार इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही किया। एंड न्यू बार इज इक्वल्स टू व्हाट 1/लैम्डा। r की वैल्यू कितनी है 109677, और साथ में क्या ले लिया आपने 1/ कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 1/1 माइनस 1/3। यहाँ से लैम्डा निकाल लोगे? क्यों बेटा? कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, सॉल्व कर लेना इसको, हो जाएगा। सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर n1 तो हमारा 3 आया था, तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/। अंजलि मैंने कल एक बात बताई थी, अगर याद रखी हो, मैंने कहा ना तो n1 फिक्स है ना n2 फिक्स है। आप अगर n1 को 3 ले लेती, n2 को 1 ले लेती, आंसर में क्या आता? खाली नेगेटिव साइन आता, और नेगेटिव साइन खाली क्या शो करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप n1 को 1 लेती हैं, n2 को 3 लेती है, आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। क्या शो कर रहा है? रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो प्लस और माइनस सिर्फ क्या शो करता है बच्चे? रिएक्शन में इन्वॉल्व और बाहर निकलने वाली, इवॉल्व होने वाली रिएक्शन का पैरामीटर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ओके सर, ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया था स्पेक्ट्रम का। आज जो टॉपिक हम बात करेंगे थोड़ा सा हटके है, लेकिन ये टॉपिक ना केवल एनसीईआरटी में ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ, एनसीईआरटी में ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ,
लेकिन ये क्लास 12th फिजिक्स में जरूर अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। आप लोग सभी जानते हैं कि जो रदरफोर्ड था उसके मॉडल का फेलियर का कारण आप जानते हो, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं। जबकि उसी के एक स्टूडेंट ने कहा था, नील बोर जिसका नाम था, उसने कहा था इलेक्ट्रॉन अगर गोल घूमते हैं तो लगातार उसका पाथ क्या होना चाहिए, छोटा छोटा, और बाद में कोलैप्स कर छोटा देंगे। छोटा स्पाइरल पाथ हो जाना चाहिए, और अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाए, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में। में। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, नो सर। अगर ऐसा होता तो एटम क्या हो जाता? अनस्टेबल। अनस्टेबल। अगर एटम तो स्टेबल है। तो इस थ्योरी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि क्या जो ये एक्सप्लेनेशन दी गई थी इसके कोई प्रॉपर बेसिस थे? तो बोर ने इसको बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था आपको याद है? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। यस, बोर ने कहा था एक्चुअली जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट इसके ऑर्बिट्स हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो घूम ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो घूम ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा, क्या कहा उसने, कहा ऐसे ऑर्बिट्स, ऐसे जो जिन जगहों पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ऐसे एनर्जी लेवल्स को उसने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट। क्या बोला उसने इनको? स्टेशनरी स्टेट। व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुकता है? नो भैया। इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी का अमाउंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? स्टेशनरी स्टेट का मतलब कोई आपसे पूछने लगे एग्जामिनर, तो आप क्या कहोगे? स्टेशनरी स्टेट मींस an orbit where electrons are revolving without any change in energy with respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ रहा होता उन इलेक्ट्रॉन्स का। कारण मैंने आपको समझाया था, इसलिए नहीं आ पा रहा होता क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। कौन सी फोर्स से? जल्दी बोलिए। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल, है ना? रेड वाला मैंने क्या लिख दिया? रेड वाली कौन सी? ये आपने एनर्जी के बाद क्या लिखा है? विद रिस्पेक्ट टू, WRT इज विद रिस्पेक्ट टू। ओके। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अंदर खींच रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स से, और जो ये इलेक्ट्रॉन है गोल घूमने की वजह से बाहर जाना चाहता है। कौन सी फोर्स से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती है, पता है ना? हर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ रहा है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस। यहाँ यहीं से जो है स्टार्टिंग हुई इस डेरिवेशन की, जिसमें एक फॉर्मूला निकल के आया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग याद करेंगे, आप फॉर्मूला शुरू हो गए इस चैप्टर के अंदर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी जो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू -21.8 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन n स्क्वायर। क्या बोला मैंने? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -21.8, 2.18 भी कहते हैं, 10 पावर -18 हो जाएगा, बस फर्क ये हो जाएगा। ऐसे कर लो, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वायर।
ठीक है, ये जूल पर एटम में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं जो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, जहाँ पे n का मतलब क्या होता है, n कैन बी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कोई भी हमारा एनर्जी लेवल हो सकता है n की वैल्यू। समझ आ रही है? तो जनरली हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट एनर्जी लेवल, 1. फर्स्ट एनर्जी लेवल n की वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल n की वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड एनर्जी लेवल n की वैल्यू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से याद रहेगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. और यही चीज आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है, एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल मूविंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, फर्स्ट एक्सक्यूज मी फॉर्मूला। सर, जी बोलिए। सर एक बार स्टेशनरी स्टेट वापस बता दीजिए। स्टेशनरी स्टेट क्या होता है? स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है बेसिकली बेटा एक ऐसा स्टेट जहां पे कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा हो, तो रिवॉल्व करते हुए उसके अंदर रत्ती भर भी एनर्जी का बदलाव ना है, यानी कि एनर्जी का चेंज, एनर्जी का ना बढ़े ना घटे, उसी एनर्जी पर वो घूमता रहे, तो हम लोग क्या कहते हैं ऐसे स्टेट को, स्टेशनरी स्टेट। ओके सर। समझ आ गई बेटा? यस सर। ठीक है सर जी सर बोलिए। ऐसे तो अर्थ भी स्टेशनरी स्टेट पे ही है। बिल्कुल, जितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं सारे के सारे स्टेशनरी स्टेट्स में हैं। आप जितनी सैटेलाइट्स को भेजते हो वो क्या कौन सा ऑर्बिट लेने की कोशिश करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती हैं उन्हें कौन सा हम जाके हर साल धक्का मारते हैं, खुद चल रही हैं, चलती रहेंगी। क्यों? उन्होंने क्या कर लिया, वो एक ऐसा पाथ सेट कर लिया है किसी प्लेनेट के अराउंड कि उस प्लेनेट से लगने वाली इनवर्ट पुल, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल, को उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने पर उन पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो काउंटर बैलेंस कर रही है, इसीलिए लगातार वो घूम रही है। बात समझ आ रही है? कितने लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ आ रहा है? क्योंकि देखो जो बात हम कर रहे हैं ना वो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है? अभी भी कुछ बच्चों को लक्ष्य तो, नितिन को समझ नहीं आया ये? क्लियर है? नितिन को क्लियर नहीं है शायद। चलिए आगे की बात करता हूं, मुझे लगता नहीं कोई इश्यू आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है हमारा, इसको हम लोग क्या कह देते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से अगर एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी, अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, एनर्जी किस में निकालना चाहते हो आप? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी एक फॉर्मूला वही है, बस फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्वॉल्व हो गया है इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्यों, कैसे निकाला मैंने? क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रहेगा क्या कहा मैंने? Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया? 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन n स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जो 21.8 इन 10⁻⁻19 लिखा हुआ ये वही वैल्यू है। बस हुआ क्या कि जब 21.8 इन 10⁻⁻19 को आपने डिवाइड कर दिया 1.6 इन 10⁻⁻19 से, तो क्या निकल के आ गया? -13.6 n स्क्वायर। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आगे sir. ओके सर। अब जैसे ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, ऐसे ही इस ऑर्बिट का रेडियस भी होना चाहिए कुछ। तो रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट आप कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए, इसका भी एक फॉर्मूला है। द रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट,
ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर, जहां पे ए नॉट की एक फिक्स वैल्यू है जो उन्होंने कैलकुलेट की हुई है। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 52.9 पिकोमीटर। ओके, और एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -12 मीटर। तो ये क्या वैल्यू बनाता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा फाइनली? रेडियस इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू, पिकोमीटर रहने देना, या फिर मीटर में लिखना हो तो 10 की पावर -12 इंटू एन स्क्वायर, और ये मीटर में है। कितने लोग को ये फॉर्मूला समझ आ गया? जल्दी बोलिए। आ गया सर। ये वाला फिर से रिपीट कर दो। इस फॉर्मूला में हमने रेडियस का जो फॉर्मूला निकाला है, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर ए नॉट। एंड व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज सिंपली योर वैल्यू, जिस वैल्यू के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आपने एक कैलकुलेट किया हुआ है, बोर साइंटिस्ट ने निकाला था ये, उसने कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली है, और वैल्यू कितनी है? 52.9 पिकोमीटर। और एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 10 की पावर -12। मैंने लिख दिया रेडियस जो किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट का है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, बोर्स रेडियस, वो आपने कैलकुलेट कर दिया एंड इट कम्स आउट टू बी इतना। ये फॉर्मूला आपको दिया होगा, यूज करना होगा जब भी आपको क्वेश्चन निकालना, याद रहेगा? यस सर। ठीक है। इसके बाद कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो आपसे एक चीज और पूछ सकता है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अगर मुझे मान लीजिए वेलोसिटी निकालनी किसी भी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट ऑर्बिट में, तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो वो कहता है Vn इज इक्वल्स टू V0 इंटू Z अपॉन N। क्या कहा? Vn इज इक्वल्स टू V0 इंटू Z अपॉन N, जहाँ पे V0 एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Z यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और N यहाँ पे क्या हो गया? लेवल, जिस लेवल की हम बात करें। Am I clear बेटे? यस भैया। अब यहाँ पे ना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीखनी जरूरी है। जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये फॉर्मूला 2 है, और ये फॉर्मूला 3 है, ये भी एक फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रॉन में। ओके, अब हमने जितने भी ये फॉर्मूलाज पढ़े, चाहे एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट निकाल रहे हैं हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, ये जितने भी हम फॉर्मूलाज बात कर रहे हैं ना बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के। क्यों? मुझे कैसे पता मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं? अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे इसमें हाइड्रोजन है या नहीं है एक ही बराबर, बताओ क्यों? कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ठीक है ना? तो 1 का स्क्वायर करूं तब भी 1, 1 लिखूं तो भी 1, क्यूब लिखूं तो भी 1। तो इसमें भी आपका हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, हाँ या ना? यस सर। इन सभी फॉर्मूला में हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। लेकिन क्या हो अगर कोई कह दे कि आपके पास है तो जो पर्टिकुलर आयन है वो हाइड्रोजन लाइक है। इसका मतलब हाइड्रोजन लाइक क्या होता है? अगर मैं हीलियम की बात करता हूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन हीलियम प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या हीलियम प्लस हाइड्रोजन जैसा बिहेव करेगा या नहीं करेगा? यस सर, करेगा। करेगा। करेगा सर। क्या Li2 प्लस हाइड्रोजन जैसा बिहेव करेगा या Yes, नहीं sir. करेगा? करेगा। लेकिन इसके अंदर जो इसका Z है, एटॉमिक नंबर है, वो 1 है। बताओ इन दोनों का एटॉमिक नंबर कितना कितना है? हीलियम का 2, लिथियम का 3। बताओ इसका एटॉमिक नंबर 1 क्यों नहीं लिया आपने? इनके एटॉमिक नंबर 1 क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि सर प्रोटॉन 3 ही है। बहुत बढ़िया, बस यही बात आपने भूलना नहीं है गलती से भी।
क्योंकि एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने के लिए जो टर्म रिस्पॉन्सिबल होती है वो प्रोटॉन होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर हो गए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं कि इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए आप बार बार इस पूरे टॉपिक के अंदर बार बार सुन रहे हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। इसका मतलब इन सब के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ही हैं जितने की हाइड्रोजन के पास होते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा तो मैं इन सब फॉर्मूलाज में Z को इन्वॉल्व कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। तो अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर शेल में एनर्जी निकालने के लिए, तो ये जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो 13.6 वाला, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। कितने लोग को ये क्लियर हो गया? क्लियर है सर। सर जेड स्क्वायर लगाने से हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी काम करेगा? बिल्कुल। और पता है ये जो फॉर्मूला हम निकालते हैं ना बेटा, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए होता है। और हाइड्रोजन लाइक का मतलब ये नहीं है कि आप Na में से, सोडियम में से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और बोलो ये तो बन गया H+ जैसा, H जैसा। नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन तो आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते ना। तो एक्चुअली ये छोटे छोटे एटम्स और छोटे छोटे एटम से बने हुए आयंस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड था, और हम छोटे पार्टिकल्स की यहाँ पे स्टडी करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ये समझ नहीं आया भैया। क्या बात समझ नहीं आई इसमें? और ये जो अभी आपने जो फिर से Z² वाला बताया, ये वाला नहीं आया। अरे Z क्यों लेना जरूरी है? अगर मान लो मैंने यहाँ पर आपको कह दिया एनर्जी निकालो हीलियम+ की, ठीक है, और कौन से लेवल पे, उसका लेवल दे दिया एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल दे दिया आपको 2, बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्या वैल्यू पुट करोगे? चलो बोलो। और 2² अपॉन 2²। बहुत बढ़िया, खत्म कहानी। क्यों लगाया 2² अपॉन 2²? ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि ये वाला 1 यहाँ पे इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था, और जो फॉर्मूला हम दे चुके थे पहले वो हाइड्रोजन को दिमाग में रखते हुए लिख रहे थे। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है, कोई और आयन है जो कि हाइड्रोजन जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा ना बच्चों। एटॉमिक नंबर तो Z की हेल्प से निकाल सकते हो ना आप, तो उसके एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। बात समझ आ गई रोशनी? यस भैया। अब यही फॉर्मूला जब आप निकालोगे रेडियस के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी, और रेडियस निकालोगे किसी और आइसो इलेक्ट्रॉनिक या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, तो फॉर्मूला होगा R0 इज इक्वल्स टू A0 n² अपॉन Z। व्हाट इज A0? आप जानते हो व्हाट इज A0? अरे ये है A0 की वैल्यू, दिस इज A0। सर 52.9 52.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू n² अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? अगर He+ की नंबर बात कर रहा हूँ 2 2, अगर Li2+ की बात कर रहा हूँ तो 3। 3। तो ये बात समझ आ गई। अब ये सर अगर हम हाइड्रोजन लाइक ले रहे हैं तो उसमें हम हीलियम और लिथियम के अलावा तो कुछ नहीं ले सकते ना? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ओके सर। ये क्लियर हुआ सभी को? प्लीज रेज योर हैंड। किसी बच्चे को कोई डाउट है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अगर ये क्लियर हो गया होगा तो, अदरवाइज आई विल स्टे। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। लक्षित क्लियर हुआ बेटे? तो हमें फॉर्मूला को यूज कौन सा करना है क्वेश्चंस में? क्वेश्चन में बोलेगा ना, वो बोलेगा आपको, आप क्वेश्चन रीड करोगे, आपको बोल दिया उसने कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 3rd लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, एनर्जी निकालनी है, हाइड्रोजन की निकालनी है, वो भी 3rd एटम की निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो? साफ साफ दिख रहा है, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, मैंने बोल दिया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 4th लेवल ऑफ लिथियम 2+ आयन। फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हो? ये वाला। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन पढ़ो और फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 32 है शायद एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे एक टर्म फिजिक्स वालों ने कहा कि जब कोई सब एटॉमिक पार्टिकल गोल घूम रहा है,
सब एटॉमिक या तो इलेक्ट्रॉन ही है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो इसमें क्या प्रेजेंट है? एंगुलर मोमेंटम। जानते हो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? जब आप स्ट्रेट चलते हो ना तो आपके पास होता है लीनियर मोमेंटम। एंड व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। अगर आप सीधा चलें, कहाँ चलें? सीधा, तो आपके पास हमेशा क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लेकिन जब आप लगातार गोल गोल घूम रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी यहाँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है आपकी, तो आप ऑब्वियस सी बात है एक एंगल के रेस्पेक्ट में एंगल चेंज करते हुए घूम रहे हैं। जब एंगल चेंज करते हुए घूमते हैं इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में रेडियस का भी रोल होता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, कि वो कितने रेडियस से घूम रहा है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला निकल के आता है, दैट फॉर्मूला इज MVR। क्या फॉर्मूला है? MVR। ठीक है। तो बोर ने एक बात कही, सभी लोग बहुत ध्यान सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर ने कहा ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी घूम लें और कहने लगे कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन्स विल रोटेट या रिवॉल्व, रोटेट नहीं, रिवॉल्व ओनली इन दोज परमिसिबल ऑर्बिट्स या फिर स्टेट्स which follows this condition। उसने कहा एक कंडीशन है, कैलकुलेशन किया है मैंने, जितने भी ऑर्बिट्स हैं वो अगर ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। और उसने कहा ये कंडीशन है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये इक्वल होना चाहिए NH/2π के। क्या कहा उसने? MVR is equals to NH/2π। What is M? आप जानते हो, मास। What is V? Velocity। What is R? Radius। What is N? Energy level। What is H? Planck constant। ये भी आप जानते हो। और पाई और 2 तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? यस भाई। क्या कहा उसने? परमिसिबल ऑर्बिट्स क्या होता है? परमिसिबल ऑर्बिट्स क्या होते हैं? देखो मैं कहता हूं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, एक सैटेलाइट में दूर से लेकर आ रहा हूं, मैं कहता हूं क्यों ना मैं यहीं घूमना शुरू कर दूं। लेकिन जब मैं यहाँ पे घूम रहा हूं ना, मैं नोटिस कर रहा हूं कि मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है इसे घुमाने के लिए। हालांकि एक ऑर्बिट है, मगर क्या ये स्टेशनरी ऑर्बिट है? आंसर दो। नो सर। नहीं। या स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट कहलाएगा जहां पर आने के बाद ये सैटेलाइट ऑटो पायलट मोड में आ जाएगी कुल मिला के, और ये सैटेलाइट अपने आप बस गोल घूमती रहेगी इसी ऑर्बिट के, इसी प्लेनेट के चारों तरफ, बिना किसी एनर्जी के एक्सचेंज के। तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं कि इस ऑर्बिट को क्यों स्टेशनरी कहा गया। उसने कहा मैथमेटिकली इसको मैंने सॉल्व किया है और सॉल्व करने पर यह पाया है कि वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगा जो एक कंडीशन को, एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, और वो क्राइटेरिया क्या है? MVR is equals to NH/2π। मेरी बात समझ आ रही है? तो सर स्टेशनरी ऑर्बिट और परमिसिबल ऑर्बिट एक ही चीज होती है? यस। स्टेशनरी ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, और वो कंडीशन क्या है? MVR is equals to NH/2π। याद रहेगा? ओके सर। यस सर। सभी को समझ आ गया? यस सर। यस भैया। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान देनी है कि जब हम परमिसिबल ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके लगातार घूमना चाह रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा क्या जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये किसी भी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट का इंटीग्रल मल्टीपल है क्या? लैंग्वेज सुनो ध्यान से।
कि एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया कि प्रूव करके दिखाइए कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? वो कहता है उसके ऑर्बिट का, उसके फिक्स्ड ऑर्बिट का क्या वो इंटीग्रल मल्टीपल है। या क्वेश्चन क्या आ गया और अच्छे से सीक्रेट लैंग्वेज लिख लेते हैं। कहता है शो दैट circumference of बोर ऑर्बिट। अगर हम बोर के ऑर्बिट की बात करें, किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम is an integral multiple of de Broglie wavelength associated with electron moving around the orbit। हालांकि डी ब्रोगली वेवलेंथ आगे आएगा, लेकिन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। उसने कहा शो करिए कि जो सरकमफ्रेंस होता है बोर के ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मतलब मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स किसके? डी ब्रोगली की वेवलेंथ के। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था mvr is equals to nh upon 2 pi, राइट? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर। ओके, अगर मैं यहां से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 2 पाई r इज इक्वल्स टू nh अपॉन mv। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो। अच्छा, अभी आगे जाके एक फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन mv, इसको हम लोग एक रिलेशन में प्रूव करेंगे, इसको लैम्डा कहते हैं। और ये जो लैम्डा है ना, इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। इस केस में क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को क्लोज करूं तो क्या बनता हुआ दिख रहा है? 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। हाँ या ना? देखिए, अब ये जो h अपॉन एम वी वाली बात है, अभी ड्राइव कराऊंगा आपको, घबराओ मत। अभी के लिए बताया मैंने खाली h अपॉन एम वी की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा होती है। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, क्या हमने उसको प्रूव कर दिया? यस, हमने प्रूव कर दिया। क्यों? circumference of Bohr orbit. What is circumference? 2 pi r. Circumference of Bohr orbit for hydrogen atom is an integral multiple. What is n? Integral multiple of what? Wavelength. कौन सी wavelength? de Broglie wavelength associated with electron moving around the orbit. मेरी बात समझ आ गई? यस सर। सभी को ये पूरी स्टोरी क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए, प्लीज रेज योर हैंड। तो सर हम ये लैम्डा को h बाय mv के इक्वल करेंगे अभी के लिए ना, अभी मैंने सिर्फ समझाया आपको लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। वो क्यों आया, कैसे आया, अभी जब चैप्टर आगे बढ़ेगा ना वो भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। अभी के लिए मैंने खाली ये कहा कि इसको याद कर लो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv जब होगा तो वो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है बेटा, आगे की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे होते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की कहानी के बाद। एक टर्म होती है आपकी ग्राउंड स्टेट, एक टर्म होती है आपकी एक्साइटेड स्टेट। आप मुझे बताओ सबसे कम एनर्जी किस स्टेट में होती है और क्यों होती है? एक्साइटेड एनर्जी मिनिमम किस में होगी? ग्राउंड स्टेट। बहुत बढ़िया। ऐसा आपको क्यों लगा कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मिनिमम होगी? क्योंकि सर ग्राउंड स्टेट में उसको एनर्जी मिलती है तभी वो कर जाता है। क्योंकि एक और भी बात है ना, वो वाइब्रेट नहीं करता। हाँ, वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट, उस पर्टिकुलर स्टेट पे घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था बिना किसी लॉस के, यानी कि वो तो उसके पास मिनिमम एनर्जी हुई ना। अगर मैक्सिमम होती तो क्या करता? वो एक्साइट हो जाता, वो आगे जंप लगा देता। ग्राउंड स्टेट को स्टेबल स्टेट भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? स्टेबल स्टेट। और आज एक बात बता रहा हूं, जो बात आप जिंदगी भर याद रखिएगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसके अंदर जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उसके अंदर उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने, समझ Yes, आया sir. आपको, हाँ या ना? क्या कहा, रिपीट करिए। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। ऐसा होना भी चाहिए। ये अपने घर में आप एग्जांपल लेके चेक भी कर सकते हो। आपके घर में जितने भी ओल्ड एज लोग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, वो अगर कहीं पर बैठ जाएं तो वो काफी देर तक वहां बैठे ही रहते हैं, वो उठते नहीं जनरली। कारण क्या है? उनके पास एनर्जी क्या है? कम। कम। कम है, लो है। इसीलिए वो बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं क्या? स्टेबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जितने भी आपके घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या वो टिक कर बैठते हैं? नो सर, रीजन बताओ। बहुत एनर्जी है। एनर्जी बहुत है। एनर्जी बहुत है तो ऑटोमेटिकली क्या कम हो गई? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कम हो गई। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को समझ आ गई ये बात? यस सबको भैया। क्लियर? बेटा हैंड रेस कर दिया करो, क्लियर हो जाए तो। अंजलि चौहान क्लियर है बेटे? यस सर। अवनी, अवनी इज इट क्लियर बेटे? Yes, yes, sir. बेटा हैंड रेस कर दिया कर। दीपांशु, लक्षित? Yes, sir. ओके। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, और ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा होता है? ग्राउंड स्टेट में। व्हेन एनर्जी is being given to electron in ground state, it gets excited. क्या करता है? ये excited होता है and jumps from ground state to excited state। बात समझ आ रही है? तो एनर्जी का अगर आपको बदलाव देखना है, मान लो जैसे ये एक एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन था, इसको आपने एनर्जी दे दी, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब ली और एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गई। ये कौन सी स्टेट हो गई उसकी? E2। ये कौन सी स्टेट हो गई इसकी? E1। ठीक है। तो E2 और E1 के बीच में जो एनर्जी का बदलाव है वही तो डेल्टा E है। व्हाट इज डेल्टा E? चेंज इन एनर्जी। और वो आप कैसे निकालते हो? एक्साइटेड माइनस ग्राउंड कर दो या ग्राउंड माइनस एक्साइटेड कर दो, बस फर्क क्या हो जाएगा? एक प्लस आएगा और एक क्या आ जाएगा? माइनस। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सबको ये पूरी स्टोरी क्लियर हो गई? Yes, sir. अब आता है इसके बाद कि क्या बोर मॉडल ने जो कहानी बताई, क्या बोर मॉडल की कोई लिमिटेशंस भी थी? क्या बोर मॉडल बहुत ही बढ़िया मॉडल था, उसमें कोई कमियां नहीं थी? तो आंसर है कि हर मॉडल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो होती होती है। बोर मॉडल के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी और ये आपको याद करनी है, एग्जाम में आती है 3 मार्क के लिए। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर ने क्या कमी दिखाई? बोर ने पहली चीज तो जितनी भी कहानी बताई वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बताई, यानी कि उसके मॉडल में इनएबिलिटी थी कि वो एक्सप्लेन कर सके मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में या मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाया। सही है? पहला पॉइंट समझ आ गया? He was not Yes, able sir. to explain Yes, the भैया। spectrum or spectra of multi electron atom।
दूसरी बात जो उसने बताई है इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं आपको मैं। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ऑब्वियस सी बात है, इनएबिलिटी वर्ड लिख सकते हैं। दो इफेक्ट के बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी। कहां पे स्प्लिट हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इफेक्ट का नाम था स्टार्क इफेक्ट। एंड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको नाम दिया गया जीमैन इफेक्ट। क्या मतलब? जो स्पेक्ट्रम की लाइंस बनती थी, इसके बारे में उसने कहा कि अलग अलग हाइड्रोजन ने अलग अलग टाइम पे स्पेक्ट्रल लाइंस उसमें से निकल रही हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही थी, तो एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था स्टार्क, मेरे को तो एक बार ऐसे, ऊपर कर दीजिए। उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। तो उसने क्या नोटिस किया, ये जो फील्ड लाइंस थी, ये अपने पाथ को छोड़कर डेविएट हो गई। इनकी जो पैरेलल यूनिफॉर्म नेचर था उसमें डेविएशन आ गई। कब कब हुआ ऐसा? क्या लगाने पे हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने पूछा, भाई साहब आपने तो बताया नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई असर है? तो उसने कहा हाँ, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जिसने ये लिमिटेशन बोर की निकाली, उसने इस इफेक्ट को नाम दिया स्टार्क इफेक्ट। तो बोर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। फिर कुछ दिनों बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा जब ये फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो सकती हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी। तो उसने जब ये ट्राई किया तो क्या फाइंड आउट किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जाके भी लाइन स्प्लिट हो रही है। तो उसने पूछा कि भाई साहब आपने भी एक्सप्लेन नहीं की मैग्नेटिक फील्ड में क्या कहानी है इसके साथ? उसने कहा हाँ, मैंने एक्सप्लेन नहीं की। उसने कहा इस इफेक्ट का नाम है जीमैन इफेक्ट, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स योर लिमिटेशन और इनएबिलिटी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आगे से बहुत Yes. इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशन में, वो नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिएगा। कहता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया मॉलिक्यूल की शेप क्या बनेगी। टू एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कारण क्या है, क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उसको इस बारे में आइडिया ही नहीं था कि जितने भी एटम्स हैं या जितने भी बॉन्ड्स हैं, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ये पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, कि ये सारे के सारे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, और जितने भी एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में कंबाइन करते हैं। ऐसे नहीं कहीं पर कोई भी कंबाइन कर जाए। लेकिन बोर को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, दैट इज व्हाई ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन शेप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसके बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट इसकी ड्रॉबैक ये थी, he was not able to explain, that is inability to explain। उस समय एक साइंटिस्ट थे, बहुत तगड़ी उन्होंने रिसर्च करी, जिसको नाम दिया गया डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर। अभी तक यही मान के चल रहे थे कि जो मैटर वेव्स होती हैं वो खाली वेव नेचर शो करती हैं, लेकिन डी ब्रोगली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दी और कहा और प्रूफ भी करके दिखाया कि जो लाइट है वो क्या शो कर रही है, वो ड्यूअल नेचर शो कर रही है। और ड्यूअल नेचर के बारे में बोर ने कोई भी जानकारी नहीं दी थी, ये तो खाली वेव नेचर की ही बात कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्यूअल नेचर की जो बात मैं कर रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर बाय डी ब्रोगली, इसके बारे में भी इसने कोई जानकारी नहीं दी। और क्या है ड्यूअल नेचर?
ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक कंपटीशन का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। आज मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। मैं ये देखना चाहता हूँ आप में से कितने बच्चे उस क्वेश्चन के लेवल को पकड़ेंगे और उसका आंसर मुझे अभी हाथों हाथ करके बताएं। क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। Which of the following is the energy of first possible excited state of hydrogen? इसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और +6.8 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप लोग? यस भैया। 30 सेकंड दिए, करके बताइए क्या आंसर है। ए ऑप्शन बच्चों ने क्या दिया? ए ऑप्शन। अच्छा सर ए। ए ऑप्शन भैया। सर ए होगा। ए होगा। ए वाले जरा हैंड रेस करें एक बार। जेई में ना जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। दिमाग लगा लेना, आप लोग ने क्वेश्चन को बहुत हल्के में ले लिया। तो हमारे पास ए ऑप्शन वाले 4 बच्चे थे, 5 बच्चे जिसमें 4। अवनी क्यों लगा आपको ए ऑप्शन है? अवनी आवाज आ रही मेरी अवनी? चलो मैं हेल्प करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये इसका आंसर। क्या आंसर है सर सी। सी किसने कहा है ये सी आंसर है इसका? सर दिवस। दिवस ऐसा क्यों लगा आपको सी है इसका आंसर? सर क्योंकि पहली एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो उसकी सेकंड मतलब फर्स्ट से वो सेकंड पे जाएगा, तो इंस्पायर। बस करेक्ट। जितने लोगों ने क्वेश्चन को बहुत लाइटली लिया उन्होंने ये वर्ड ही मिस कर दिया, फर्स्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन n=1 पे तो होता ही है ना, उठ के कहां चला गया है? n=2 पे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू Z²/n²। सही है। वैसे भी क्वेश्चन के अंदर प्लस तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके फॉर्मूला के अंदर भी क्या आता है? फॉर्मूला में भी क्या वैल्यू आती है? जल्दी बोलो। आज -13.6। या तो आपके आंसर में ही डिफरेंस आने की वजह से नेगेटिव आता, लेकिन आप जानते हो एक ही वैल्यू है n और उसका भी स्क्वायर हो रहा है, z की वैल्यू है उसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव रहना चाहिए था। तो ऑब्वियस ही बात है ये हट जाना चाहिए था +6.8 और ये हट जाना चाहिए था। खाली 2 ऑप्शन रहती है आपके पास, -6.8 और -3.4। -6.8 किसी भी कीमत पे आ नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। 13.6 में अगर मैं z की वैल्यू हाइड्रोजन की लेता हूँ तो 1 स्क्वायर हो गया। अगर n की वैल्यू 1 लेता हूँ तब भी क्या होता है? 13.6। 13.6 हमारा है नहीं। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर गया तो ऑब्वियस सी बात है मेरे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। और अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। ये 4 हो गया, ये 13.6 हो गया, आंसर आ गया -3.4। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस भैया। कितने लोगों को पूरी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए। हो गई सर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई के अंदर और नीट के अंदर। थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट रखते वक्त क्वेश्चंस किया करें।